2 हफ्ते बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आई विश ये मसले सियासतदानों के होते। मुझे बारिश नजर नहीं आ रही संडे को वहाँ। शबाब अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। कराची में 34 लाख कस्टमर्स हैं। हाउ कैन वी कंट्रोल आवर वेस्टेज? एक अच्छा सा माहौल, सिस्टम ऑफ लिविंग देखें सबसे ज्यादा मैटर करता है। ये कम से कम हमारा जो जुर्माना है वो 5000 रुपीज़ है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल हु आर वाचिंग। आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। और यकीनन आज बड़ा अच्छा दिन है। अच्छा दिन इसलिए है क्योंकि जुम्मे का मुबारक दिन है और हम हमेशा अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं कोट ऑफ द डे से। और आज कोट ऑफ द डे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नबी करीम आक़ाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन वजाए तख्लीक़ कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत हदीस। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से प्यार करो वो तुम्हारा राज़िक है, मुझसे प्यार करो अल्लाह की रजा के लिए, मेरी आल से प्यार करो मेरी रजा के लिए। बेशक इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए हम मुसलमानों को कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में कि मेरी रस्सी पकड़ो। वो रस्सी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रस्सी उनकी आल है। और बेशक हम जो भी दुआएं इस रस्सी और इस प्रोटोकॉल के जरिए करेंगे वही हमारी यकीनन कबूल होंगी, वो इबादत भी कबूल होंगी। तो जुम्मे का मुबारक दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें हम में और हमारे मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला में जो वाहिद अमल मुश्तरक है वो दुरूद व सलाम है। तो दुरूद की कसरत रखिए, एक दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला आपके ऊपर 10 रहमतें भेजता है। तो इस अच्छे नोट के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अब शामिल करेंगे प्रोग्राम में टॉप ट्रेंड्स। अच्छा दिन इस वजह से भी है कि यकीनन कल जो हुआ भारत के साथ, दिल तो बहुत सारे पाकिस्तानियों के टूटे, लेकिन होना नहीं चाहिए था ऐसा, क्योंकि बड़ी मेहनत भी उन्होंने की थी। लेकिन हम फाइनल भी देखना चाह रहे थे पाकिस्तान और इंडिया का, जो फाइनल नहीं देख पाएंगे सैडली। लेकिन बिफोर वी गो टू टॉप ट्रेंड्स नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। हकीकी आजादी का मार्च का काफिला चल पड़ा। कप्तान की चीफ जस्टिस से कातिलाना हमले पर नोटिस लेने की अपील। सवाल किया कि चीफ जस्टिस साहब, मुल्क का मुस्तकबिल आपके हाथ में है, इंसाफ का निजाम हमारी हिफाजत कब करेगा? बड़े मुकाबले की बड़ी तैयारियां। कौमी टीम आज मेलबर्न में प्रैक्टिस करेगी। सेमीफाइनल में भारतीय टीम की इंग्लैंड के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तानी शाहीन इतवार को फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ पंजा आजमाई करेंगे। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए के इलेक्ट्रिक का बड़ा इकदाम। नया बिल हरा कदम को सार्फिन की जानिब से सराहा जाने लगा। माहौल दोस्त बिल में पेपर की साइज को रिड्यूस किया गया है। और सर्दियों के मौसम के आते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने लंडा बाजार का रुख कर लिया। कोई अच्छी चीज ढूंढ रहा है, कोई अच्छे रेट पे ढूंढ रहा है, बारगेनिंग का सिलसिला भी जारी। राइट, दोज वर द टॉप स्टोरीज फॉर टुडे। यकीनन टॉप स्टोरीज आपने नजर डाली हैं। अरशद शरीफ साहब भी आज टॉप ट्रेंड में हैं और टॉप लोग डिस्कस भी कर रहे हैं उनको। और दूसरे ट्रेंड्स में ऑफकोर्स क्रिकेट बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। ट्विटराटीज हैं इस वक्त टॉप ट्रेंड्स में, वो मैच को बहुत डिस्कस कर रहे हैं। और इंडियन मीडिया ने तो धुलाई कर दी है अपनी टीम की, जिस तरह वो अपनी टीम का हशर कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब हम लोग अपने प्लेयर्स पे क्रिटिसाइज करते थे और बोलते थे कैसी परफॉर्मेंस है, तो कपिल देव वहां से कह रहे थे इंडिया से कि नहीं यार इतना क्रिटिसाइज ना किया जाए। अब खुद उनकी टीम हारी है तो दे मार 4.5 बेचारों के साथ ऐसा हो रहा है, ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं वहाँ भाग रहे हैं। देखते हैं टॉप ट्रेंड्स में क्या है। ऑफकोर्स जिस तरीके के कैचेस ड्रॉप हुए कल, जिस तरीके की फील्डिंग थी इंडिया की और जो इंग्लैंड की बैटिंग थी, इट वॉज रिमार्केबल, अनबिलीवेबल। मैं कहता हूँ कि ऐसी बैटिंग पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत कम देखने को मिलती है। तारीख साज वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था। आई एम होपिंग कि फाइनल भी इतना ही तारीख साज हो और शायद हमारे ओपनर्स भी ऐसी ओपनिंग कर जाएं। आमीन या अल्लाह। जुम्मे का मुबारक दिन है। यकीनन इंग्लैंड की बैटिंग को देखकर बहुत सारे बैट्समैन इंप्रेस हुए। बैटर्स ने सोचा कि अब हमें भी अपना मार्क बढ़ाना होगा और ये एक अच्छा साइन इसलिए था पाकिस्तानी टीम के लिए कि इंग्लैंड की परफॉर्मेंस देखने के बाद थोड़ा उनको रियलाइज़ हो गया होगा कि हमें भी अपना बेंचमार्क बढ़ाना होगा। ये वो इंग्लैंड की टीम नहीं है जो पाकिस्तान आई थी और जिसके साथ पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली थी। उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत फॉर्म में, शेप में, तैयारियां मुकम्मल करके आए हुए हैं और यकीनन इनको हराना मुश्किल होगा। और बहुत सारे मीम्स भी वायरल हुए थे इंडिया के लगान के। आमिर खान को याद किया जा रहा था
और कहा जा रहा था कि गोरों ने दुगना लगान ले लिया भारतीयों से। काश के प्रोड्यूसर साहब ने वो निकाले होते मीम्स, लेकिन आई सी कि ओनली टॉप ट्रेंड्स हैं। हाँ, कुछ मीम्स हमारे पास हैं, इंडियंस के मीम्स एयरपोर्ट के ऊपर बड़े बने हैं। कुछ मीम्स ऐसे भी आ रहे थे कि एयर इंडिया का जहाज़ खड़ा हुआ है और वो जाने की तैयारी में कह रहे हैं आ जाए जल्दी जल्दी बैठे, वहाँ पे आपकी धुलाई होनी है। फ़ोन आ रही है को विराट यकीनन बहुत बड़ा स्टार है, कोहली से हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि ही इज़ गोना बी अ मैच विनर, जो कि वो नहीं साबित हुए। दिल टूट गए उनके फैंस के। यकीनन बहुत सारी मीम्स आप देख भी रहे अपनी स्क्रीन के ऊपर। इंडियन टीम के साथ जो हुआ इट वॉज रियली सैड। हम ताज़ियत करते हैं उनके प्लेयर्स के साथ, भारत के लोगों के साथ, कि ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए था। बड़ा अफसोस हुआ। बस अपने प्लेयर्स की ज़्यादा दुर्गत ना बनाइएगा, ऐसा नहीं धो के उनको भी आप बॉल बना दें और फिर 50 ओवर गुजर जाएं। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, बात करते हैं आज की पॉलिटिकल डेवलपमेंट में हमारे पास बहुत बड़ी है। ऑफकोर्स लॉन्ग मार्च का जिक्र करेंगे। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ फिर खिताब किया अपने लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक के जरिए, और उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि चीफ जस्टिस की तरफ तमाम तर नज़रें हैं उनकी, और वो चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्शन लें। आपको बताएं कि इमरान खान की कॉल पर लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज़ हो गया है। वज़ीराबाद हमले के बाद, कातलाना हमले के बाद जहां रुका था वहीं से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है। जमान पार्क पे इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्रम मलिक मौजूद हैं, उनसे लेटेस्ट अपडेट्स लेते हैं कि आज का क्या शेड्यूल है। जी खुर्रम, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मैं जमान पार्क में मौजूद हूँ। ये इमरान खान साहब की रिहाइश गाह है और गुज़िश्ता रोज़ जो है दूसरे मरहले का आगाज़ हुआ हकीकी आज़ादी मार्च का वज़ीराबाद से, और आज दूसरा रोज़ है और गुजरात से जो है एक बार फिर हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज़ होने जा रहा है। कारकुनान काफ़ी ज़्यादा पुरजोश थे। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि कारकुनान का जमे गफ़ीर जो है वज़ीराबाद में मौजूद था, और जब से ही इमरान खान ने वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया तो कारकुनान वहाँ पर बड़ी तादाद में जमा होना शुरू हो चुके थे। उससे पहले शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जो है एक धुआंधार जो है खिताब किया गया था, जिस पर शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कारकुनान को बताया गया था कि इम्पोर्टेड हुकूमत को हम जो है वो हटा कर ही रहेंगे और इनके लिए जो है हम निकले हैं, क्योंकि हकीकी आज़ादी मार्च है और हकीकी आज़ादी मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यकीनन इस चीज़ पर इस्तफार रखते हैं कि हकीकी आज़ादी लेकर ही रहेंगे। इमरान खान क्योंकि कातलाना हमला किया गया था और इमरान खान अपनी रिहाइशगाह पर ही मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब के बरतानिया से साहबजादे भी आए हैं, जो कि जिन्होंने अयादत की, मुलाकात की। हम आपके पास वापस आएंगे, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पीटीआई की सीनियर रहनुमा शांदाना गुलजार। थैंक यू सो वेरी मच शांदाना फॉर गिविंग अस योर टाइम। शांदाना, दो चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा। कहा जा रहा है कि अगले 15-20 दिन, 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या आपके पास भी ऐसी रूमर्स गर्दिश कर रही हैं? और साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो उम्मीदें खान साहब ने कल अपने खिताब में लगाई और बताएं कौम को कि आप भी लगाएं, यकीनन कुछ ना कुछ होगा, क्या आप समझते हैं वो उम्मीदें सही डायरेक्शन में? शुक्रिया जी, सुबह खैर। देखें, पिछले 7 मार्च से लेके आज तक हर लोग तो हफ्तों की बात करते हैं, हम एक एक दिन जीते हैं। हर दिन इम्पोर्टेंट है, हर रात इम्पोर्टेंट है, हर लम्हा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जिन लोगों को नहीं नजर आ रहा, जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री इज बीइंग मेड राइट हियर राइट नाउ, तो इसलिए 2 हफ्ते का कहना, पिछले 2 हफ्ते, अगले 2 हफ्ते, ये भी तो कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ अनलेस यू लर्न फ्रॉम इट। एब्सोल्युटली, अगर आप माजी की गलतियों से नहीं सीखेंगे तो माजी ही आपका मुकद्दर बन जाता है, और हमने वो नहीं करना। पीटीआई हो गई, इमरान खान हो गया, या 99% पाकिस्तान हो गया, इस वक्त वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, क्योंकि जो 75 साल से इस मुल्क में हुआ है वो आइंदा नहीं होना, और उसके लिए हमने अपनी तमाम तर काविशें, अपनी तमाम तर जदोजहद उस तरफ कर दी है। अब चीफ जस्टिस साहब का सवाल, क्यों तमाम आंखें इस वक्त चीफ जस्टिस साहब पे है? अगर ये आखिरी भी, वो कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन, अगर ये आखिरी कील भी नहीं ठोकी जाएगी तो आप मुझे बताएं फिर आम पाकिस्तानी किधर जाएगा? इमरान खान वजीर आज़म है इस मुल्क के, मेरी नज़र में थे, बाकियों की नज़र में वो वजीर आज़म बनने से पहले भी दुनिया उनको जानती थी, उनको पहचानती थी, उनको मानती थी। तो अगर उस जैसे आदमी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मुयस्सर पाकिस्तान में, तो क्यों कर मेरे और आप जैसे लोग पाकिस्तान में रहे? बेहतर नहीं है हम बाहर चले जाएं जहाँ पे हमें पता है, जिस तरह कल मियाँ शहबाज शरीफ की वकील ने एक वहाँ पे बहुत ही अक्लमंदाना बात की जज के सामने कि जी वो मियाँ शहबाज शरीफ पे जो इल्ज़ाम है
वो वजीर आजम है तो वो अदालत में नहीं आया, तो आगे से बोलता है कि जी ये यूरोप है, ये इंग्लैंड है, यहाँ पे वजीर आजम में और किसी भी दूसरे आदमी में जज के सामने और कानून के सामने कोई फर्क नहीं है। तो अगर आपने वही पाकिस्तान अगले 75 साल चलाना है तो वो ये लोग करेंगे और चीफ जस्टिस साहब फिर देखते रह जाएंगे। और अगर आपने जो अवाम की ख्वाहिश है कि हमें एक इंसाफ पसंदाना पाकिस्तान चाहिए, चाहे वो इस्लामी हो गैर इस्लामी हो, वो तो अवाम आगे देखेगी। इस वक्त तो हमारा आईन इस्लामी। शांदाना साहब, आप देख रही हैं कि इस वक्त नए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी आ चुके हैं। पीटीआई के सरबराह कप्तान खान भी इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ नजरें देख रहे हैं। तो लग ये रहा है कि अब तमाम तर बॉल सियासी मैदान में जो बॉल चल रही थी एक तरफ से दूसरी तरफ, वो अदालतों की तरफ फेंक दी गई है कि अदालतें हमें इंसाफ दिलाएं, हम अब और कुछ नहीं देख सकते। वुड यू एग्री टू दैट? शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। देखिए, आई विश ये मसले सियासतदानों के होते और शायद इसका कोई हल भी निकल सकता अदालत के अंदर, पार्लियामान में, अदालत के बाहर। मैं कल 2-3 लोगों से कह रही थी कि इसमें कोई शक नहीं है कि पीडीएम में अच्छे लोग हैं, पीपल नोन एटसेट्रा, लेकिन पीडीएम की तमाम लीडरशिप करप्ट है। और करप्शन की एक जो प्रूफ आपको हम दे सकते हैं कि फैमिली रिलेशनशिप या पार्टी के चेयरपर्सन होते हैं या प्रेसिडेंट्स होते हैं, एक आम पाकिस्तानी को ये हक ही नहीं है कि आप अमल दखल दे पार्टी के फैसलों में। तो ये पार्टियां हैं नहीं, ये टिरनीज हैं, ये अनइलेक्टेड टायरेंट्स हैं या इलेक्टेड टायरेंट्स आप इनको कह सकते हैं। और पाकिस्तान में पहले भी बहुत आ चुके हैं। इशू इस वक्त ये है कि जब आप कहते हैं कि जी पार्लियामान में मसले हल करें और फिर 50 बिल पे हिना रब्बानी घर भी वॉकआउट करती है और बिलावल भुट्टो भी करता है और अच्छे लोग भी करते हैं क्योंकि उनके लीडर्स ने उनको बोला कि आप वॉकआउट करें। वो पाकिस्तान की बका का बिल था, इंसदादी दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग का बिल था, सब के सब चले गए। वो तमाम मेहनत इमरान खान ने की थी और उन्होंने अपना उस पर बोर्ड लगा दिया, फर्क नहीं पड़ता, फिर भी पाकिस्तान का फायदा था। लेकिन बात किसी और चीज की है। शांदाना गुलजार साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अप्रिशिएट द फैक्ट कि आपने जिस दिलेरी के साथ, जिस अक्लमंदी के साथ और होशियारी के साथ अवाम को सच और हक बताया है। बहुत कम ऐसे सियासतदान हैं जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, रियलिटी लोगों के सामने रखते हैं। होता यही है कि खबर जो है कड़वी गोली होती है, उसकी शुगर कोटिंग करके आवाम को दी जाती है। उम्मीद करता हूँ कि लोग, मेरे व्यूअर्स जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो ज़रूर समझे होंगे कि शांदाना साहिबा हमें क्या बता रही थी। एक ब्रेक, प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। लेकिन आजकल दुनिया है बेसिकली क्रिकेट की, क्योंकि वर्ल्ड कप का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। जिस तरह के मैचेस देखने को मिल रहे हैं, यकीनन इट्स अमेजिंग क्रिकेट। जो भी मैच देखता है कुछ दीवाना सा हो जाता है कि यार अब अगले ओवर में क्या होने वाला है। लेकिन जिस तरह की शिकस्त इंडिया को हुई, जिस तरह की बैटिंग इंग्लैंड ने की, मज़ा आ गया। लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर था कि अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होता तो कितना और मज़ा आता, कितने हम खुश होते। लेकिन सैडली मसला ये भी है कि बारिश ने फाइनल के ऊपर जो है ना बड़े बादल मंडला रहे हैं कि फाइनल जो है वो असरअंदाज हो सकता है बारिश की वजह से। 95% प्रेडिक्शन है कि बारिश होगी, संडे को भी होगी, मंडे को भी होगी। दोनों दिन बारिश हो गई तो फिर शेयर करना पड़ेगा वर्ल्ड कप दोनों टीम्स को, यानी पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों चैंपियंस होंगे इस वर्ल्ड कप के। यकीनन अगर ये होता भारत के साथ तो हम कभी भी अपना वर्ल्ड कप शेयर नहीं करना चाहते उनके साथ, हम चाहते कि हम वर्ल्ड कप अपने पास ही रखें। लेकिन इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बड़ी गहमा गहमी है क्योंकि वर्ल्ड कप वहाँ हो रहा है। एजाज वसीम बाकरी हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं और बाकरी साहब बड़ी पार्टी कर रहे हैं, बड़े इंजॉय कर रहे हैं वर्ल्ड कप को कवर करते हुए। रोज़ रात को देर से सोते हैं, सुबह को आराम से उठते हैं, 7 बजे करीब मैच देखने आते हैं। बाकरी साहब कितना मज़ा आ रहा है ज़रा बताइए तो सही। लाइफ तो बड़ी अच्छी चल रही है मैंने सुना है आजकल। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। आपने बात मुश्किल सवाल हमेशा नहीं समझ में आते हैं यार, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। दुनिया जितनी मर्जी बातें करे, पाकिस्तान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में मौजूद है और पाकिस्तान कल परसों इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल खेलने जा रहा है। तला भाई, इस वर्ल्ड कप की जर्नी में पाकिस्तानी टीम ने पहले जो 2 मैचेस हारे थे, इंडिया और जिम्बाब्वे के बाद, उसके बाद किसी को यकीन नहीं था कि ये टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। फिर पाकिस्तान को नीदरलैंड ने जो एक चांस दिया, माइनर सा चांस था कि हम जो है वो साउथ अफ्रीका से जब नीदरलैंड ने उनको अपसेट किया तो पाकिस्तान टीम ने उस चांस को फिर अवेल किया। और जो पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में सिडनी में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो परफॉर्मेंस दी है, वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ना ऑस्ट्रेलियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया
क्रिकेट तजिया निगार कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड जैसी दूसरे ग्रुप की नंबर 1 टीम को हरा देगा। सो अब पाकिस्तान के लिए स्टेज तैयार है और पाकिस्तानी टीम जो है वो मेलबर्न पहुंच गई है और आज टीम ने पहला जो है वो ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन भी किया है। ये बताएं कि जब इंडिया हारा, इंग्लैंड जीता, तो आपने कितनी पार्टी की? देखिए, पाकिस्तान की खुशी में तो आप सोच नहीं सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एडिलेड के अंदर जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ खेल रही थी तो हम उस मैच को इस अंदाज के अंदर देख रहे थे कि शायद पाकिस्तानी टीम को इसमें चांस नहीं मिले, क्योंकि फिर नेदरलैंड ने जब पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी, उसके बाद फिर हमें भी एहसास हुआ कि अब पाकिस्तान के पास ये चांस बन गया और पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। सो उसके बाद अनबिलीवेबल पाकिस्तानी टीम ने रिस्पॉन्ड किया है अगेंस्ट न्यूजीलैंड और पाकिस्तानी बहुत खुश हैं, पार्टी कर रहे हैं क्योंकि उनकी टीम फाइनल में आ गई है। बाकरी साहब, अल्लाह करे कि मेरी आवाज आप तक पहुंचे। मैं पूछ रहा हूं, आपने कितनी पार्टी की? सर, मैं पार्टी करने नहीं आया हूं, मैं पाकिस्तानी टीम पे नजर रखने, पाकिस्तानी टीम की कवरेज करने और पाकिस्तानी टीम जो परफॉर्मेंसेस दे रही है। जो मैं आपको एक और न्यूज दे देता हूं, पार्टी मैं क्योंकि कर नहीं रहा, मैं न्यूज ही कलेक्ट कर रहा हूं। रमीज राजा फ्लाइट पकड़ के आज मेलबर्न पहुंचे और वो सीधा अपने होटल से पाकिस्तानी टीम के नेट सेशन में पहुंचे। उन्होंने आज पाकिस्तानी टीम के साथ मुलाकात की और एमसीजी के उसी ड्रेसिंग रूम में रमीज ने पाकिस्तानी टीम को स्पीच दी है। उसकी वीडियो भी बोल न्यूज के ऊपर ऑन एयर हो चुकी है। रमीज ने इमरान खान ने जो 1992 में कॉर्नर टाइगर्स की जो स्पीच थी, वो स्पीच आज पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को भी बताई कि उसने कल सुबह अपनी टीम को बाबर ने लीड करना है और रमीज ने वो खुद आज इमरान खान वाली स्पीच आज पाकिस्तानी प्लेयर्स के सामने वो डिलीवर किया है। और रमीज के आने से यकीनी तौर पर पाकिस्तानी टीम को हौसला मिलेगा। और रमीज ने आके बहुत जबरदस्त जो है वो मीडिया से आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बातें की हैं, रमीज ने कहा कि पाकिस्तान जब इस टूर्नामेंट के आगाज में खेल रहा था और इंडिया से और जिम्बाब्वे से पाकिस्तान हारा, तो वो कहते हैं कि मेरे व्हाट्सएप के ऊपर इतने लोगों के मैसेजेस आए कि बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी को खत्म कीजिए, कोई नए ओपनर बनाइए। तो वो कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान की सेट ओपनिंग जोड़ी है, इसलिए मैंने इसी जोड़ी के साथ ही टीम मैनेजमेंट को कहा है कि बाबर को बिल्कुल फ्री कर दें, वो अपने तमाम फैसले खुद करे। इसके अलावा रमीज ने साथ ये भी कहा कि हारिस जो है वो उसने जिस तरीके से आके पाकिस्तानी टीम को वो मोमेंटम दिया है, वो थोड़ी सुस्त रवि, वो बाकरी साहब ये चेयरमैन का काम है कि ओपनिंग जोड़ी डिसाइड करे या सेलेक्टर्स का काम होता है, टीम मैनेजमेंट का काम होता है, चेयरमैन का काम होता है ये ओपनर्स डिसाइड करना? ये तो अब रमीज को व्हाट्सएप करने वाले लोगों को कहना चाहिए ना कि जो रमीज ने में मीडिया के सामने एतराफ किया है कि मुझे व्हाट्सएप करके लोग कहते हैं कि जी अब एक चीज देखें, पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट देखें ना आप क्रिकेट के साथ, कि अगर टीम बुरा कर रही है, टीम अच्छा कर रही है, तो टीम जब जीतती है तो रमीज को मुबारकबाद जाते होंगे। जब टीम बुरा कर रही थी तो उन्होंने वो रेफरेंस दिया कि लोग मुझे कह रहे थे कि अपनी ओपनिंग जोड़ी को चेंज कीजिए, उन्होंने ये रेफरेंस दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चलिए, मैं ख्वाहिश करता हूं कि रमीज राजा वो सारी चीजें करें जो लोग उन्हें कहते हैं, क्योंकि वो करते वही है जो उनका दिल चाहता है। ये बताइए, बारिश की दुआएं तो नहीं कर रहे बाकरी साहब? आप शेयर करने का प्लान तो नहीं है वर्ल्ड कप? चलो, अभी मैं इस वक्त भी मेलबर्न में मौजूद हूँ, मैं आपको अपना कैमरा टिल करके दिखा सकता हूँ। ये इस वक्त मेलबर्न के वेदर की कंडीशन आप देख सकते हैं। रेनी वेदर यहाँ पे जरूर है। प्रेडिक्ट आज भी 80% बारिश की गई थी कि 80% बारिश होगी, लेकिन 80% बारिश नहीं हुई है। आज पूरा दिन सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ी सी ड्रिजलिंग हुई है, क्योंकि वेदर रिडार के ऊपर ये चीज आ रही है कि जनाब 80% संडे को बारिश है, 90% संडे को बारिश है। वो 90% आज भी थी और अभी यहाँ पर 4 बजने वाले हैं, कोई बारिश नहीं हुई है। सो मेलबर्न के वेदर के बारे में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट हैं वो तो ये क्लेम करते हैं कि जी एक दिन में हम 4 मुख्तलिफ वेदर्स का यहाँ सामना करते हैं। बाकरी साहब, मौसम भी अनप्रेडिक्टेबल है, क्रिकेट खेल भी बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त सितारों का हाल बताने वाले भी मौजूद हैं, शेख अंजुम हनीफ साहब। शेख साहब, आपसे ये पूछना चाहूँ, शेख अजीम हनीफ साहब, अजीम साहब माजरत, ये बताइएगा बारिश के लिए आप क्या प्रेडिक्शन देने वाले हैं? क्योंकि मेलबर्न का जो वेदर है, मौसम है, वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। वसीम बाकरी भी हमारे साथ मेलबर्न से मौजूद हैं। इस आज के लिए भी कहा गया था कि वहां पर 80% है कि बारिश हो जाएगी, अभी तक बारिश नहीं हुई है, 4 बज रहे हैं वहां पे। आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे बारिश के लिए, अजीम हनीफ साहब? जी, बारिश के लिए मेरी प्रेडिक्शन जो एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कह रही है, मून की पोजीशन ठीक है और मैच होगा ही होगा इंशाल्लाह। मैच जरूर संडे को ही होगा। 2-3-4 ओवर्स कम होंगे जैसे भी हों, लेकिन मुझे बारिश नजर नहीं आ रही संडे को वहां पे।
और आपकी नज़र में हु इज़ योर फेवरेट? मैच किसकी साइड पे, किसका पलड़ा भारी है? क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग भी कुछ कम नहीं है अजीम साहब। इंग्लैंड का पलड़ा जरूर भारी होगा, लेकिन हमारी टीम अनप्रेडिक्टेबल इसीलिए है कि वो आखिरी टाइम पे आगे, जब हमें लग रहा है, पूरी कौम को लग रहा है, सबको लग रहा है कि वो कुछ नहीं करेंगे, और इंग्लैंड ने जिस तरह इंडिया को 10 विकेटों से आउटक्लास किया और पाकिस्तान को भी कर देंगे इंशाल्लाह ताला 80 से 85% चांसेस मेरे पास आ रहे हैं कि पाकिस्तान आउटक्लास करेगा। और ये बताइए कि बाबर के लिए आप क्या बताएंगे? बाबर आजम का बल्ला चलेगा या नहीं चलेगा? अच्छा, बाबर आजम पहले सेमीफाइनल में चल गए थे, मुझे लग रहा है फाइनल में थोड़ा सा उनको कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन ये है कि अगर 40-50 रन का स्टार्ट दे जाते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये है कि पहले जो आप ओवर हैं पाकिस्तान के 7-8 ओवर वो बड़े इंपॉर्टेंट, बल्कि 10 ओवर जो हैं पहली जो रिजवान के लिए क्या आप कहेंगे? सर ओपनिंग मुझे जो है वो स्टैंड होती नजर नहीं आ रही है। अच्छा, फिर आपको मिडिल ऑर्डर में हारिस नजर आ रहा है स्टैंड होता है? मिडिल ऑर्डर में हारिस नजर आ रहे हैं, मुझे शादाब नजर आ रहे हैं कि शादाब अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, इफ्तिखार अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन ये है कि शान मसूद और हारिस जो हैं वो शायद थोड़ा सा स्टैंड देके जाएं, लेकिन ये है कि नीचे वाला ऑर्डर जो है 4 नंबर 5 नंबर के बाद का वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। बॉलिंग की अगर बात करें तो अफरीदी को आप देख रहे हैं ज्यादा एक्सेल करते हुए या हारिस रऊफ की साइड ले रहे हैं? नहीं सर, मुझे नसीम शाह नजर आ रहे हैं। नसीम शाह नजर आ रहे हैं। नसीम शाह एक दफा फिर जो है वो अपनी धूम मचा लेंगे और बड़ी की जगह अपनी टीम में बना लेंगे। मैं बाकरी साहब से सवाल पूछूंगा, लेकिन आखिर में अजीम साहब, मैन ऑफ द मैच कौन होगा अगर पाकिस्तान जीत गया? अजीम साहब, मैन ऑफ द मैच कौन होगा अगर पाकिस्तान जीत गया? जीता तो शादाब होंगे। शादाब मैन ऑफ द मैच होंगे। बाकरी साहब, आई विल कम बैक टू यू। मुझे आपसे पूछना यह है कि इंग्लैंड की परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि यकीनन आपने पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज भी कवर की थी, इस वक्त की इंग्लैंड की टीम को भी देख रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये वही इंग्लैंड की टीम थी जो पाकिस्तान आई थी, या फिर एक नए जज्बे जुनून के साथ, परफॉर्मेंस और शेप और फॉर्म के साथ इस वक्त खेल रहे हैं? और कितना प्रेशर लिया होगा पाकिस्तानी बैट्समैन ने, स्पेशली ओपनिंग पार्टनरशिप ने, इंग्लैंड की ओपनिंग पार्टनरशिप देखकर? देखिए, पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर प्रेशर इंडिया अगर होती तो ज्यादा होता। पाकिस्तान यहाँ इंग्लैंड के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेने वाला है। इंग्लैंड की ये टीम पाकिस्तान के अंदर दौरा करके आई है। 7 T20 मैचेस लास्ट मंथ ही इन दोनों टीमों ने आपस में खेले हुए हैं। सो उस टीम के अंदर कुछ 2-3 प्लेयर्स नहीं खेले थे, बटलर नहीं खेले थे, बेन स्टोक्स और लिविंगस्टन नहीं खेले थे, जो कि अब इंग्लैंड के स्क्वाड में आए हुए हैं। इंग्लैंड ने कल जो इंडिया के अगेंस्ट 170 रन किया बगैर कोई विकेट गंवाए हुए, उससे उनकी बैटिंग लाइनअप मजबूत बज़ाहिर दिखाई दे रही है। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को आप ये दाद दीजिए कि वो न सिर्फ डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, बल्कि वो पावर प्ले के अंदर अर्ली विकेट्स जो है, वो पाकिस्तान वाहिद टीम बन चुकी है वर्ल्ड कप की जो अर्ली ओवर्स में विकेट्स ले रही है। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है उसके पास इतनी क्वालिटी, काबिलियत और यहाँ का जो कंडीशन है, उस कंडीशन पाकिस्तान इतनी जल्दी से, इतनी आसानी के साथ इंग्लैंड के बल्लेबाजों को, वो जो कल इंडिया के खिलाफ उन्होंने बिल्कुल फ्री आर्म्ड होकर उन्होंने बैटिंग की है, पाकिस्तानी बॉलर्स उनको बिल्कुल उस कंडीशन में नहीं जाने देंगे। मुकाबला इंग्लैंड की बैटिंग का और पाकिस्तान की बॉलिंग का है, ये बात तो तय है। राइट, एजाज वसीम बाकरी सिडनी से हमें, ऑस्ट्रेलिया से हमें इस वक्त रिपोर्ट कर रहे थे। वर्ल्ड कप की पूरी सूरत हाल हम उनसे जानते रहे। बाकरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच। विल कीप ऑन अपडेटिंग आवर व्यूअर्स थ्रू यू। वहां से रिपोर्ट करते रहेंगे हमारे लिए। और शेख अजीम हनीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बोल दिया है कि शादाब मैन ऑफ द मैच नजर आ रहे हैं, लेकिन ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं बन रही बाबर और रिजवान की फाइनल में। ये भी प्रेडिक्शन इन्होंने दे दिया। अल्लाह करे ऐसा ना हो। मैं दुआ करूंगा कि जिस तरह इंग्लिश ओपनर्स ने बैटिंग की, उसी तरह हमारे बैटर्स भी स्टार्ट करें बैटिंग, और यकीनन टॉस ही बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। बात करेंगे मौसम की। मशरकी पंजाब में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी है। लग कुछ ऐसा रहा है कि मौसम ने भी स्प्राइट पी ली है, गर्मी भाग चुकी है, ठंड आ गई है, स्मॉग में भी इजाफा हो रहा है। अच्छा, स्मॉग में इजाफे के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम तरह अपने व्यूअर्स को कि बड़ा मोहतात रहें, स्पेशली पंजाब, जनूबी पंजाब वाले एरियाज़ में किसी भी चीज़ को जलाने से गुरेज करें, क्योंकि होता यह है कि इन एरियाज़ में फॉग बहुत ज़्यादा पैदा होता है, लोग धुआं पैदा करते हैं, दोनों मिलते हैं, स्मॉग बन जाता है, बीमारियाँ पैदा होती हैं, लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल। बालाई खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ और गिलगित समेत आज़ाद कश्मीर में बारिशों के बाद
सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। उधर बलूचिस्तान के शिमाली और वस्ती अजला में सर्द हवाएं चलने शुरू हो गई हैं। दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी हुई है और इम्कान है कि 1-2 रोज़ में इन हवाओं से बालाई और ज़ेरी सिंध में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। 2 दिन की बारिश के बाद कश्मीर में बारिश का इम्कान अब नहीं है, वहाँ बारिश नहीं होगी। लाहौर और इस्लामाबाद में भी बारिश का कोई इम्कान नहीं रहा है। कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा 33 कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा 27 कम से कम 12 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और आज कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब कोयटा में 6 पे आ जाएगा टेम्परेचर तो कोयटा की हवाएं कराची भी आएंगी और उसका इम्पैक्ट कराची के वेदर पे पड़ेगा। और साथ साथ अगर इंटरनेशनल कुछ शहरों की बात की जाए तो दिल्ली में आप देख रहे हैं 26 है, नागपुर में 31 है, दुबई में 35 है। ये थी मौसम की सूरत हाल। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वर्दा आपको लेकर चलेंगी कमांडर सिटी की जानिब। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अब वक्त हुआ है विजन 2040 का। ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है और पूरे हफ्ते मुझे फ्राइडे का इंतजार होता है कि मुझे पता होता है कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिविक सेंस की, एक नए विजन की। और जब भी हम सिविक सेंस की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले क्या आता है? जस्ट इमेजिन क्या आता है? मेरे जहन में सबसे पहले दुबई की मिसाल आती है, क्योंकि हम पाकिस्तानी ही होते हैं जो यहाँ से दुबई जाते हैं, एकदम इतने बदल जाते हैं, हर चीज़ हमारी बदल जाती है, ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस। और अगर हम ट्रैफिक की बात ना भी करें, समंदर की सफाई, वहाँ पे हम कोई कचरा नहीं फेंकते, रोडों की सफाई, सड़कों की सफाई, सिक्योरिटी के हवाले से हम अपने आप को बहुत सेफ महसूस करते हैं। आपको हर जगह सिर्फ पोल्यूशन फ्री, आपको हर चीज़ खुली खुली साफ साफ नज़र आती है। तो जब हम दुबई की बात करते हैं हमेशा हमारी ख्वाहिश होती है, इनफैक्ट हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है पाकिस्तान में भी हमें ऐसी रहने की जगह मिल जाए। और ये एक विजन है जो कमांडर साहब लेके आए हैं, उनका विजन है जो 2040 तक इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा और आपको और हमें, हम सबको एक दुबई जैसा एक अच्छा सा माहौल, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हमें यहाँ कराची में मिल जाएगा। तो आइए वेलकम कहते हैं रिटायर्ड कमांडर जाकिर साहब को, हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं कमांडर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक अगेन। भाई मुझे तो पूरा हफ्ता इंतजार रहता है इस जुम्मे का कि मुझे क्यूरियोसिटी हो गई है अब कि अब मुझे मज़ीद पता चले आपके इस विजन के बारे में, आपके इस जो लिविंग स्टैंडर्ड आप एक देना चाह रहे हैं, हम पाकिस्तानियों के लिए बना रहे हैं, कितना बेहतरीन ख्वाब है आपका ये। हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द पूरा हो जाए। सबसे पहले बताइए मुझे कमांडर साहब के कमांडर सिटी में सिस्टम ऑफ लिविंग जो है वो बाकी ममालिक से कैसे मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल, सिस्टम ऑफ लिविंग देखें सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एक कौम और हुजूम में फ़र्क ये है कि एक कौम एक सिस्टम फॉलो करती है और हुजूम जो है वो सिस्टम को तोड़ता है। एक बेदब्त निज़ाम होता है हुजूम में, जिसे जंगल का कानून भी दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं। तो जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जब हम उधर जाते हैं या उनकी मिसाल कहीं कोट करते हैं तो फ़र्क ये है कि यही इंसान वहाँ भी बसते हैं, यही तफरीक वहाँ भी आपको मिलेगी, लेकिन वहाँ एक निज़ाम आपको मिलेगा, एक रब्त का निज़ाम, एक सिस्टम, जिसकी वजह से लोग जो है वो खुशहाली की तरफ भी जाते हैं, लोगों को इंसाफ भी मिलता है, लोगों को साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट भी मिलता है, जो एजुकेशन है वो भी बच्चों को मिलती है जो उनका राइट है, ठीक है। इसी तरह जराइम भी कम होते हैं, जब हमें पता होता है कि मुजरिम पकड़ा जाएगा और उसे सज़ा मिलेगी तो ज़ाहिर है जुर्म कम हो जाते हैं। तो सिस्टम बड़ा मैटर करता है। तो जब मैंने विजन 2040 डिवाइस किया तो दरो दीवार से हट के सिस्टम ऑफ लिविंग को ज़्यादा मैंने तरजीह दी, क्योंकि हम ही लोग कमांडर साहब जो यहाँ से जाते हैं दुबई या यूके या यूएस जाते हैं, वहाँ पे हम एक रैपर नहीं फेंकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि पता है ना कि जुर्माना हो जाएगा, खड़ा नहीं हो सकते। देखिए वहाँ हम रेड सिग्नल नहीं तोड़ते, हमें पता है जुर्माना हो जाएगा, हमें पता है 2-3 दफ़ा करेंगे लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें, हम 100 रुपये का नोट जेब में रख लें तो जो मर्जी सिग्नल तोड़ दें, आप 100 रुपये दे दें। मतलब ये देखें, ये फ़र्क है, ये फ़र्क है जो मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सिस्टम में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे? जी बिल्कुल, देखें जो रूल्स बनाए जाते हैं वो फॉलो करने के लिए बनाए जाते हैं। और एक अच्छा मुआशरा उसी वक्त कायम होता है जब वहाँ डिसिप्लिन हो लोगों में, जब एक दूसरे का एहतराम हो, जब ह्यूमन वैल्यूज़ हों, जब लोगों को इंसाफ मिले, जहाँ इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो,
ठीक है, जहाँ मज़ा आए रहने का, जहाँ घूमने फिरने का मज़ा आए, जहाँ कोई डर कोई खौफ ना हो कि कोई से आप निकल जी आज़ादी से निकल सके, ठीक है, सबके राइट्स हों। ये सारा सिस्टम हमने कबादत सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंट किया है। इस वक्त जो फैमिलीज़ वहाँ पे रह रही हैं वो बहुत पुरसुकून हैं। वहाँ कोई बेरब्त चीज़ हम नहीं होने देते। एक बेहतरीन मॉनिटरिंग का सिस्टम है, ठीक है। फिर हमारी वहाँ पे एक कमेटी है, अगर कोई प्रॉब्लम होता भी है तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं अपने लेवल लेकिन पे। कमांडर साहब, अभी जो आपके पास कमांडर सिटी में लोग आके रह रहे हैं, डेफिनेटली वो बाकी यानी कि मुल्की निज़ाम से आके वहीं पर ही बसे हैं, रहना शुरू किया है, तो वो लोग निज़ाम में इतनी आसानी से कैसे ढल गए, या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनको डिसिप्लिन में लाना पड़ा, एक सिस्टम समझाना पड़ा? नहीं, देखिए मुश्किलात तो बहुत हैं। स्पेशली जो बच्चे हैं, वो बच्चे अगर किसी ऐसे एनवायरनमेंट से आ रहे हैं जहाँ उनकी आदत ख़राब हुई हैं, वो बदतमीज़ हैं, उनकी लैंग्वेज बिगड़े हुए हैं, उनकी लैंग्वेज सही नहीं है, ये अक्सर हमें देखने को मिलता है। क्योंकि ज़ाहिर है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आबादी इस वक्त आ रही है वहाँ पे, तो उनके बच्चों को फिर हमें दो तरीके हैं। एक तो जब वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आते हैं, एडमिट होते हैं, तो वहाँ पे हमें उनका जो करैक्टर बिल्डिंग का एक सिस्टम, जो पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था कि मॉरल लेक्चर्स होते हैं, उनको मॉनिटर किया जाता है, उनके मूवमेंट्स, अगर वो पार्क पे हैं फिर उनको हमें सिखाते हैं कि भाई ये कचरा नीचे नहीं फेंकना, इसको डस्टबिन में डालना है। अगर आप किसी को नीचे फेंकते हुए देखें तो आप इंसिस्ट करें कि डस्टबिन यूज़ करना है, हमने सफाई निस्फ़ ईमान है। तो इस तरह हम मोटिवेट करते हैं बच्चों को, बड़ों को मोटिवेट करते हैं, और जहाँ पे कोई बेरब्त चीज़ होती है उस पर हम जुर्माना आयद करते हैं, और जुर्माना भारी होता है। मतलब अगर कम से कम हमारा जो जुर्माना है वो 5000 रुपीज़ है। अगर हमने पान भी कहीं ऐसी जगह पे थूक दिया जहाँ जो है जी ये मेरा अगला सवाल था आपकी जानिब कि आप मुझे ये बताएं कि जो फैमिलीज रहने के लिए कमांडर सिटी में आ रही हैं, आप उनको पान और गुटखा और छालियाँ खाने से कैसे रोक रहे हैं? देखिए, आप मुकम्मल तौर पे तो रोक नहीं सकते, अब ज़ाहिर है जिनको आदत हैं, लेकिन बच्चों के लिए हमने बिल्कुल मना किया हुआ है, ठीक है। कोई दुकानदार उनको नहीं फ़रोख्त कर सकता। फिर अगर आप पान इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आपने डस्टबिन के अंदर थूकना है, उसके थूकने पे पाबंदी है रोड गलियों पे या ऐसी साफ़ सुथरी जगहों पे, पार्क्स पे, पब्लिक एरियाज़ पे, और उस पर जुर्माना है जो मैंने बताया कि मिनिमम 5000 फाइन हमने रखा हुआ है। तो उसकी वजह से लोग जो है वो फॉलो कर रहे हैं रूल्स को, क्योंकि उन्हें पता है कि एक तो मॉनिटरिंग का सिस्टम अच्छा है, वो जुर्माने से बच नहीं सकते, और दूसरा जुर्माना जो हमने किया है वो हमने फिर वसूल भी किया है, क्योंकि अगर आप जुर्माना 2-3 दफ़ा नहीं पे करेंगे तो आपको सोसाइटी से फिर बाहर निकलना है। अच्छा। क्योंकि बायलॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, अगर आप बायलॉज को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका वहाँ घर ख़रीद सकते हैं, वहाँ रह नहीं सकते। रहने के लिए बायलॉज को फॉलो करना ज़रूरी है, और यही वो निज़ाम है जिसकी वजह से एक अच्छा मुआशरा तश्कील देता है। और यही वजह है कि जो कम्युनिटीज़ वहाँ पे आ रही हैं वो बेशक डिफरेंट इलाकों से कराची के आ रहे हैं, बच्चे बिगड़े हुए भी आ रहे हैं, लेकिन जब वो उस चारदीवारी के अंदर आ जाते हैं जो शहर हमने बसाया है, तो वो रब्त में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे वो बेखौफ वो चीज़ें नहीं कर सकते बेरब्त सिस्टम वाली जो इससे पहले वो करते आए हैं। और अगर वो पकड़े गए तो उनको वार्निंग्स भी मिलेंगी, उन पे फ़ाइन भी होंगे, और फिर किसी स्टेज पे होने कमांडर सिटी से निकाला भी जा सकता है, और कुछ फैमिलीज़ को हमने निकाला भी है। अच्छा, यानी कि आप अमल कर चुके हैं? जी, पिछले 6 महीने में हम 2 फैमिलीज़ को कमांडर सिटी से निकाल चुके हैं। और क्या किया था उन्होंने? एक चोरी में इन्वॉल्व थी और एक फैमिली इमोरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। जो कैमरे हमारे सिक्योरिटी के लगे हैं उनके हर जगह प्रॉपर रिकॉर्डिंग उसके अंदर मौजूद होती है हमारी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता देखें, ये कोई इतना मतलब मुश्किल काम नहीं है, ये स्टेट भी कर सकती है, और स्टेट को करना चाहिए कि वो इस तरह का कोई निज़ाम लेके आएँ जिसमें लोगों को एक डर, एक खौफ हो कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे और फिर हम पे फ़ाइन होगा। तो जब तक ये खौफ नहीं होगा उस वक्त तक कोई भी बेहतर निज़ाम नहीं आ सकता कि जहां आप किसी को छोड़ दें, किसी को सज़ा दें,
तो उस वहाँ पे कोई कभी भी जब तक इंसाफ नहीं होगा, ठीक है, उस वक्त तक एक अच्छा निज़ाम नहीं बन सकता। तो आपके पास ज़्यादातर जो है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, यानी कि जिनके हम कह सकते हैं कि लिमिटेड वसाइल होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। तो कमांडर सिटी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या स्टाइल ऑफ लिविंग है वो इन लिमिटेड फैमिलीज़ के जिनके वसाइल बहुत कम है उनके लिए कैसे खास रोल प्ले कर रहा है? देखिए यहाँ पे भी एक सिस्टम आ जाता है ना, जिसको जैसे हम कहते हैं रियासत मदीना का सिस्टम। वहाँ क्या था कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनके लिए आप कोई ना कोई पैकेज ऐसा लेके आते थे कि वो अपने आप को इन्फीरियर फील ना करें। अब यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट को सिस्टम एक बनाना चाहिए कि जो हमारी गरीब लोग हैं या पॉवर्टी जिन इलाकों में ज़्यादा है वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे इक़दाम ज़रूर किए जाएं, या उनको जॉब्स देने में प्रायोरिटी पे रखा जाए, या उनको राशन कार्ड दिए जाएं और सस्ता राशन उनको दिया जाए। तो इस तरह का कोई कदम ऐसा ज़रूर उठाना चाहिए कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं वो भी सुकून से रह सकें इस महंगाई के दौर में। अब चले मुल्क की सतह पे तो हमने देखा बहुत अच्छा हमें इस पे काम होता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपका पूरा एक नया विजन वो भी देख रहे हैं। अपनी चार दीवारी के अंदर कमांडर सिटी की हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, इस निज़ाम को। हम जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, जब वो वहाँ शिफ्ट होते हैं उनका सारा डाटा हमारे पास होता है, फिर जितना हम उनकी मदद कर सकते हैं हम करते हैं। अब जैसे अभी एक राशन का सिस्टम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें हम तमाम राशन आधी कीमत पे उनके लिए होगा जो अच्छा, तमाम राशन आधी कीमत जी, आटा, चीनी, दालें, मतलब ये सारी चीज़ें मार्केट से आधी कीमत पे मिलेंगी, ठीक है, उनके लिए। ठीक है, उनके बच्चों की फ़ी बहुत कम होगी, जिस तरह हम जब एजुकेशन पे हमने बात की थी। जी, फैमिलीज़ का पूरा मॉनिटरिंग करेंगे। आप देखिए, महरूमी नहीं होनी चाहिए, महरूमी के शिकार ना हो, ठीक है। रब ने हमें सलाहियतें, किसी को बहुत दौलत से नवाजा है रब ने, ठीक है, कि वो सोने का चम्मच मुंह में लेके कुछ बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, कि बाप दादा की जायदाद है सारी, और कुछ गरीब होते हैं जो मेरी तरह जो है वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं और अपने आप को मनवाते हैं फिर किसी स्टेज पे। तो जो इस तरह जो है वो इंसान देखें जिस्मानी तौर पे भी माजूर हो सकता है कोई, ठीक है, ये मतलब अब रब की मर्ज़ी है। अगर पैदाइशी कोई आपकी डिसेबिलिटी है तो अब डिसेबल लोगों के लिए भी आपने, जिस तरह हम जब 5% घर मुफ्त देते हैं तो उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, एक बेवा, यतीम बच्चे, माइनर्स और डिसेबल पर्सन्स, ठीक है। तो उनको साथ लेके हमें चलना होता है। इनके लिए फिर हम जॉब्स भी क्रिएट करते हैं, इनको जॉब्स में हम प्रायोरिटी पे रखते हैं। इन लोगों को जो ज़्यादा गरीब होते हैं, जो अंडर प्रिविलेज होते हैं, इनको हम प्रायोरिटी देते हैं, जॉब्स में भी प्रायोरिटी देते हैं। इस तरह राशन कार्ड वाला सिस्टम भी हम लेके आ रहे हैं, और घर भी फ्री वाला जो एक सिस्टम है। एजुकेशन में इनकी फ़ीसें कम होती हैं, मेडिकल साइड पे भी इनकी फ़ीसें कम होती हैं, ठीक है। तो इन्हें हम सब्सिडीज़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये एक निज़ाम है जिससे जो है गरीब आदमी भी उसी इज़्ज़त से वहाँ पे रह सकता है कमांडर सिटी में, जिस इज़्ज़त से मिडिल या अपर मिडिल या अमीर आदमी, क्योंकि आगे अमीर आदमी भी आएंगे, क्योंकि हमारे 500 गज़ के, 1000 गज़ के बैंगलोज, 250 गज़ के बैंगलोज भी आ रहे हैं। फार्म हाउसेज 1-1 एकड़ के हमने अभी दिए हैं। तो इस तरह मतलब वहाँ रिच लोग भी आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, जब एक अच्छी सोसाइटी बनेगी। लेकिन जो गवर्नमेंट का काम होता है कि अमीरों से किसी तरह पैसा निकलवा के गरीबों तक पहुंचाया जाए, ताकि जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो उनको जिस हद तक हम ख़त्म कर सकते हैं हम अपने निज़ाम में उसको ख़त्म कर रहे हैं, और लोगों को कंफर्ट दे रहे हैं, बेशक वो गरीब हों, बेशक वो डिसेबल्ड हों, बेशक वो बेवा ख़वातीन हों या यतीम बच्चे हों। जब वो कमांडर सिटी में आते हैं तो उनको हम प्रॉपर मॉनिटर करते हैं, और उनकी बेहतरी के लिए जो हम मैक्सिमम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। अच्छा, मैं काफ़ी देर से आपकी वीडियो देख रही हूँ स्क्रीन पे, डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे ऑफ कोर्स, और यहाँ पे देखिए मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि सिक्योरिटी वाइज मुझे काफ़ी सेफ लगा। जैसे कि आपने दिखाया है, बच्चों का फुटबॉल ग्राउंड है, बच्चे खेल रहे हैं, एक बाउंड्री वॉल्स हैं, बच्चे आराम से साइकिलिंग भी कर रहे हैं, फीमेल जो है वो ख़वातीन एक पार्क में जा रही हैं, जिम भी है, वाटर पार्क भी, मुझे शायद वाटर पार्क है शायद, ये स्विमिंग पूल्स हैं नज़र आ रहा है। तो ये सिक्योरिटी का मुझे बहुत ही कोई बेहतरीन निज़ाम नज़र आ रहा है। सबसे ज़्यादा तो आपने सिक्योरिटी पे फोकस करना है,
क्योंकि अगर सिक्योरिटी नहीं होगी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब मोबाइल छीनना शुरू हो जाए, घरों में डाके पड़ना शुरू हो जाए, चोरियाँ होनी शुरू हो जाए, अगवा होने शुरू हो जाए, तो फिर कौन उधर आएगा। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फोकस मेरा चूँकि सिक्योरिटी पे था, वहाँ पे बेहतरीन मॉनिटरिंग का सिस्टम हमने रखा है। आप बेशक पार्क में हो, आप बेशक स्कूल में हो, आप बेशक स्विमिंग पूल साइड पे हो, कहीं पे भी हो, यू आर बीइंग मॉनिटर्ड थ्रू सिक्योरिटी कैमरास। आपके मूवमेंट रिकॉर्ड हो रही हैं और जब भी कोई इंसिडेंट होता है हम सारी रिकॉर्डिंग्स चेक करते हैं और हम मुजरिम तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये आपका हॉस्पिटल भी इसी के अंदर ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहिए कि बच्चों के हवाले से जब बात करती हूँ, बीइंग अ मदर सबसे पहले जहन में आता है कि जी आपके रोड्स भी अंदर ही हैं, उसी के आसपास आपके घर भी बने हुए हैं, पार्क्स भी हैं और आपके स्विमिंग पूल एरियाज़ भी हैं। तो आप लोग गाड़ी की स्पीड वगैरह कैसे मॉनिटर करते हैं कि जी बच्चे तो डेफिनेटली रोड भी क्रॉस कर रहे होंगे, बच्चे तो आ जा रहे होंगे, वो तो फिर बच्चे जब खेलते हैं तो वो ध्यान भी नहीं रखते हैं। तो इन चीज़ों को कैसे ख्याल रखेंगे? ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बात करें। देखिए वो भी आपके रूल्स में ही आ जाते हैं ना, वो भी आप सिस्टम में ही वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। वहाँ स्पीड लिमिट है, स्पीड लिमिट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है। ज़्यादा स्ट्रीट्स में कम है, जो हमारा मेन बुलेवार्ड है उसमें थोड़ी ज़्यादा हमने स्पीड लिमिट रखी हुई है, लेकिन आपको उस स्पीड के अंदर रहना है। फिर बच्चों के लिए जहाँ वो उन्होंने स्केटिंग करनी होती है, अलग हमने वो जगह बनाई हुई है, वहाँ पे वो स्केटिंग करें। इस तरह साइकिलिंग करनी है तो उसके लिए जो मेन 2 लेन्स हैं वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो 3rd लेन में लेफ़्ट वाले में जो साइकिलिंग करेंगे, साइकिलिंग की अलग लेन बनाई है आपने। इसी तरह जो है स्पोर्ट्स के लिए उनको स्पोर्ट्स एरिया में जाना है, वो रोड पे गलियों में बिल्कुल इजाज़त नहीं है किसी किस्म की। जैसे गलियों में क्रिकेट चल रहा है तो बैडमिंटन चल रहा है, बिल्कुल इजाज़त नहीं है, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। उसके लिए चूँकि हमने जगह जगह हमने वो फैसिलिटीज़ वो बना के दिए हैं, तो फिर वहाँ पे और वहाँ प्रॉपर जो है हमारे ट्रेनर्स होते हैं जो प्रॉपर बच्चों को सिखाते हैं। स्पोर्ट टाइमिंग हैं अलग अलग, हॉर्स राइडिंग है वहाँ पे, स्विमिंग है, तीरंदाजी है। ठीक है। अब तीरंदाजी से चूँकि फोकस इम्प्रूव होता है बच्चों का, तो वो भी हमने मस्क रखी। तो ये है कि बहुत हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें तमाम बच्चे भी हिस्सा ले सकते हैं, तमाम बड़े भी हिस्सा ले सकते हैं, और यही एक अच्छे मुआशरे की पहचान होती है कि वहाँ पे इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पे एक रब्त का निज़ाम होता है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। और यहाँ चूँकि सब लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब मेरा मॉडल 2025 में ये कंप्लीट होगा, तो 5000 घरों का या 25,000 लोग जब इसमें बसेंगे, तो फिर मैं सही मानों में दुनिया को दिखा सकूंगा कि आए देखें एक बेहतरीन सिस्टम ऑफ लिविंग, आके देखें कमांडर सिटी। बेशक, और इंशाअल्लाह हम भी देखने के लिए आएंगे और हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द आपका ये ख्वाब, ये विजन आपका जल्द से जल्द पूरा हो। आमीन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कमांडर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जनाब आप देखें कि रियासत मदीना की जब हम बात करते हैं और उसके लिविंग स्टाइल की हम बात करते हैं, तो कमांडर साहब का ये ख्वाब है, ये विजन है, रियासत मदीना जैसी एक छोटी सी वो रियासत अपनी कमांडर सिटी के नाम से बना सकें, जिसको इनाम दिया है विजन 2040 का। इसी दुआ उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द पूरा हो और आप हम जैसे लोग भी जो दुबई जाने के ख्वाब देखते हैं, दुबई में रहने के ख्वाब देखते हैं, वैसा ही लिविंग ऑफ सिस्टम हमें पाकिस्तान और हमारे अपने शहर कराची में स्पेशली मिल जाए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।